हेलो बच्चों, तो दिस इज एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। आपने क्लास 9th में बहुपद के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। क्लास 9th में जो भी आपने पढ़ा है उसको क्लास 10th में भी पढ़ना है थोड़ा बहुत। क्लास 10th में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि बहुपद होता क्या है और बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा बीजीय व्यंजक। आपने क्लास 9th में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा होगा। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक देखिए, कोई भी अचर पद, कोई भी अचर का गुणा अगर कोई चर पद की घात परिमेय संख्या के रूप का हो, अगर इस रूप का कोई भी व्यंजक दिख जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो 5, मान लीजिए कोई अचर है, इसका गुणा x के साथ करता हूं कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 2, तो ये 5x की पावर 2 एक बीजीय व्यंजक है जिसे दिखाते हैं AE से, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये आपका होता है इस तरह का बीजीय व्यंजक। ठीक, अब देखिए बहुपद क्या होता है। तो बहुपद, अगर बहुपद की परिभाषा की बात की जाए तो बहुपद की परिभाषा अभी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए बहुपद क्या होता है। एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है बहुपद। एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें अचर पद होता है, साथ में चर पद की घात परिमेय संख्या न होकर के क्या होती है? पूर्ण संख्या हो जाए। यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना। तो बहुपद को अगर देखा जाए, बहुपद दिखता कैसे है, हमें देख करके कैसे पहचान जाएंगे कि बहुपद कैसा है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, ये अचर होगा, इसका गुणा किया जाएगा चर के साथ कोई भी पूर्ण संख्या। ठीक है, ये होता है आपका बहुपद। ठीक है, अब देखिए चर पद कोई भी मान लीजिए कि 3, और ये x मान लीजिए कोई भी, और पूर्ण संख्या मान लीजिए 2, तो 3x की पावर 2 ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका बहुपद। अब उसके बाद से इस तरह का एक बहुपद होगा। फिर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि दो बहुपदों को जोड़ने पर, घटाने पर और गुणा करने पर भी एक बहुपद प्राप्त होता है, एक अलग प्रकार का बहुपद प्राप्त होता है। इससे पहले देख लेते हैं कि बहुपद को दिखाते कैसे हैं। बहुपद को दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें इसको पढ़ते हैं कि चर x में बहुपद। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा हो तो पढ़ेंगे चर x में बहुपद। अगर ये बहुपद कोई ऐसे हो कि 3y² + 2, ये एक बहुपद है, तो इसको हम लिखेंगे py बराबर 3y² + 2। इसमें बोलेंगे कि y चर y में बहुपद, ये है चर y में बहुपद। ठीक है, और ये चर x में बहुपद है। अगर इसे लिखेंगे तो यहाँ पे मैं 3x² लिख सकता हूँ, ये चर x में बहुपद हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक ना। तो देखिए, अपने क्लास 9th में जो पढ़ा है कि दो बहुपदों को अगर जोड़ा जाए तो एक अलग बहुपद मिलता है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद आपका 3x² हो गया, ठीक, और दूसरा बहुपद अगर मैं x जोड़ता हूं तो ये फिर एक बहुपद मिलेगा। पहला बहुपद ये था, दूसरा बहुपद ये, इन दोनों को जोड़ा तो भी एक बहुपद मिला। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो भी एक बहुपद ही मिलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों का गुणा भी करूं, आपस में एक अलग तरह का बहुपद निकालूं तो क्या होगा? ये देखिए 3x² × x, तो गुणा किया जाएगा तो 3x की पावर 3 हो जाएगा। ये एक अलग तरह का बहुपद हो गया। बात समझ में आई? भाग के केस में जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद जो है आपका px जो है वो है आपका, मान लीजिए कि 3x², ठीक, और दूसरा कोई बहुपद मान लीजिए कि p' कर दे रहा हूं, वो है आपका 3x की पावर 3। ठीक है, और अगर कह रहा है कि बताइए कि p' x/px बहुपद होगा या नहीं होगा।
फिर पूछ रहा है कि बताइए पी एक्स बट्टे में पी डैश एक्स बहुपद होगा या नहीं होगा। तो देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहले ऊपर वाला देखते हैं बहुपद होगा कि नहीं होगा। पी डैश एक्स कितना है 3x की पावर 3 बटे में पी एक्स कितना है 3x स्क्वायर। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, x से पावर 3 है, यहाँ पे 2 है तो x बचेगा और x एक बहुपद है तो ये होगा। ठीक है, यानी p डैश एक्स अपॉन पी एक्स बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पे फिर इसको देखते हैं पी एक्स कितना है 3x स्क्वायर बट्टे में p डैश एक्स कितना है आपका 3x की पावर 3। 3 से 3 तो कैंसल आउट हो गया, x की घात -1 आ गई और -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ये वाला जो बहुपद नहीं होगा ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। बात समझ में आ गई? ठीक ना, इतनी बातें हो गई। ठीक, अब हमें पढ़ना है बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण पढ़ने से पहले दो चीज पढ़ लेते हैं। एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है शून्य बहुपद। ये बहुपद के प्रकार समझ सकते हैं। एक होता है शून्य बहुपद और दूसरा होता है आपका अचर बहुपद। अचर बहुपद इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल और इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो शून्य बहुपद क्या है? जो शून्य है उसको हम बहुपद बोल देते हैं, वही शून्य बहुपद है। ठीक, ये शून्य, ठीक है ना, शून्य एक बहुपद है जिसे हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो आप कैसे ये शून्य बहुपद होगा? बहुपद को किस तरह दिखाते हैं? बहुपद को तो बोलते हैं कि एक अचर पद होगा, उसके साथ कोई चर पद होगा और उसकी घात कोई परिमेय संख्या होगी। सॉरी, परिमेय संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी। कोई पूर्ण संख्या होगी तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे जीरो है, इसमें तो सिर्फ अचर ही दिख रहा है, जीरो अचर है, लेकिन चर कहाँ दिख रहा है? देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो इंटू कोई भी अचर चर पद जोड़ लीजिए, x की पावर कुछ भी रख लीजिए, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, कुछ भी रख लें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुपद की तरह दिख रहा है ना, यहाँ पे मान लो कि हमने घात 2 रख दिया। ठीक, तो ये आपका शून्य बहुपद हो गया। ठीक, तो जो शून्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं। अचर बहुपद क्या होता है? कोई भी अचर पद, अचर मान, आंकिक मान, वो क्या होगा? अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे 5 ये आपका अचर बहुपद है। ठीक है, 4 ये आपका अचर बहुपद है। कैसे? 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू एक्स की पावर 0। कोई भी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लिखा हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। और यहाँ पे 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 0, है कि नहीं है? बात समझ में आ गई। तो ये एक अचर पद हो गया। चर पद की घात कोई पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। ठीक है, 0 को हम अचर बहुपद के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे हम सिर्फ शून्य बहुपद कहते हैं। कारण उसका ये है कि यहाँ पे देखिए अचर बहुपद में जो x की जो चर पद है उसकी घात हमेशा 0 होने वाली है, लेकिन शून्य बहुपद में अचर पद की घात कुछ भी हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका अचर शून्य बहुपद और अचर बहुपद। अब हमें पढ़ना है बहुपद का वर्गीकरण। ठीक, तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद को हम मुख्यतः 2 रूपों में बांटते हैं। बहुपद को मुख्यतः हम 2 रूपों में बांटे हैं। एक घातों के रूप में, पहला हम बोलते हैं घातों के रूप में इसे बांटेंगे, और दूसरा
पदों के रूप में। पदों के रूप में, ठीक है। पहला घातों के रूप में, घातों के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला घातों के रूप में और दूसरा पदों के रूप में। घातों के रूप में देखिए बहुपद कितने, पहले पदों के रूप में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले पदों के रूप में, जब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो तो उसे हम बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी, ठीक है। मोनोमियल, मोनो मतलब एक, ठीक है ना। द्विपदी हो जिसमें दो पद हो वो क्या होगा आपका द्विपदी, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल। तीन पद हो इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर चतुर्थपदी होता है, वो सब छोड़ दीजिए, बस एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। पदों के रूप में हो गया ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, उसे हम बोलते हैं एक पदी बहुपद। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो 3x⁴, ये आपका एक पदी बहुपद हो गया। 4x⁴ या 5, ये क्या हो गया एक पदी बहुपद हो गया। 0 जो शून्य बहुपद है वो क्या है एक पदी बहुपद है। उसी तरह कोई भी अचर बहुपद 5, ये भी क्या है एक पदी बहुपद का उदाहरण है, ठीक ना। द्विपदी बहुपद के उदाहरण की बात की जाए तो क्या होगा 3x² + 5, ये द्विपदी हो गया। सेम टू सेम 4x⁵ + 0 नहीं, 0 नहीं, ठीक है ना। 0 जो आपका शून्य है वो शून्य बहुपद है, वो एक अलग बहुपद है, लेकिन जो शून्य को किसी भी पद के रूप में नहीं हम स्वीकृत करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिख लें 4x⁵ + 0 ये द्विपदी बहुपद हो गया, नहीं, ये 4x + 5 ये एक पदी बहुपद है, उससे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 को हम पद के रूप में नहीं लिखते हैं, भले ये वो क्या है वो आपका बहुपद है, लेकिन उसे हम पद के रूप में नहीं स्वीकृत करते हैं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हो गया 4x⁵ + 1, ये द्विपदी बहुपद का उदाहरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाए 2 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिपदी बहुपद का उदाहरण मान लीजिए 3x² + 2x + 1, ये त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। एक आध दो ठो और भी उदाहरण हो जाएगा त्रिपदी बहुपद का, ठीक है। और उसके बाद से घातों के रूप में देख लीजिए, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती हो जाएगा, ठीक ना। तो जो एक घाती होता है उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक, ठीक है ना। रैखिक बहुपद लिख देते हैं, ठीक है। जिसमें दो घात होती है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, जो तीन घात होती है उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद, और जो चार घात होती है उसे हम बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद, ठीक है। तो जिसमें चार घात होती है उसे हम क्या बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। यहां पे देखिए रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब हो गए। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की घात एक हो, ठीक है ना। ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की घात क्या हो एक हो, जैसे 3x + 2, ये एक रैखिक बहुपद है। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है एक है, देखिए इसकी घात तो 0 है, यहाँ पे एक है, ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। बात समझ में आई। सेम टू सेम अगर बात की जाए 2y + 5, ये क्या हो गया आपका रैखिक बहुपद हो गया, ठीक। द्विघात बहुपद की बात की जाए तो ये वाला आपका है, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है 2 है, तो वे द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद का उदाहरण की बात की जाए तो क्या होगा, देखिए 3x⁵ + 2x + 1, कुछ भी रख लें, सिर्फ जो सबसे बड़ी घात है वो क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद का उदाहरण। चतुर्थ घात बहुपद का उदाहरण आप बोल सकते हैं 4x⁴, सिर्फ यही है, ये चतुर्थ घात बहुपद है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात 4 है, ठीक ना। ये एक पदी बहुपद भी है,
ठीक, साथ साथ चतुर्घात बहुपद भी है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक ना। अब इसके बाद से हमें पढ़ना है कि बहुपद का मानक रूप। देखिए कोई भी बहुपद होता है उसे हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी बहुपद, जैसे मान लीजिए कि यही एक बहुपद है 3x² माइनस 2x प्लस 3x³ माइनस 1, ठीक है। और ये है px यानी चर x में बहुपद, ये एक बहुपद है, ठीक है। इसे मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x³ माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 1। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 माइनस 2x प्लस 3x³ प्लस 3x², ठीक है ना। मैं इसे बहुत तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन इसको किसी निश्चित तरीके से कोई एक नियम बना दिया गया, ठीक है, कि अगर हमको लिखना होगा बहुपद को हम उसी तरीके से ही लिखेंगे। बात समझ में आई, ठीक ना। तो उसी को बोला जाता है बहुपद का मानक रूप, ठीक। तो बहुपद का मानक रूप क्या है, ये कहता है कि किसी भी बहुपद को, चाहे वो एक घाती हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, एक पदी की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक ना। इसमें आपको बस ध्यान ये देना है कि जो आपका चर पद है उसमें की जो घात है उसको या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में लिखना है, ठीक ना। या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, तो घात को सबसे पहले अगर बढ़ते क्रम में अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे पहले घात को क्या लिखूंगा 3x³ सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद से उससे छोटी घात 3x² माइनस उससे छोटी घात 2x और लास्ट में सबसे छोटी घात, ठीक है। ये होता है मानक रूप। बात समझ में आई। इसे बोलते हैं हम अवरोही क्रम, ठीक, या घटते क्रम बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आरोही क्रम में अगर इसे लिखना पड़े तो -1 माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 3x³, ठीक है ना। ये हो गया, यही होता है आपका किसी भी बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। उसे उसकी जो चर पद की घात है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पे जो हमें बहुपद प्राप्त होता है वही बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है, ठीक है। इसके बाद से रैखिक बहुपद, फिर हमें अब पढ़ना है रैखिक बहुपद का शून्यक। शून्यक क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कोई भी बहुपद, शून्यक, बात कर लेते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बहुपद है px 3x² प्लस 3x² माइनस 3, ठीक है, एक ये बहुपद है। क्लियर है, ठीक ना। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य का मतलब ये होता है x का वह मान, x का चर पद का वह मान, लिखें ज्यादा सही होगा, चर पद का वह मान जिसके लिए px बराबर क्या हो, 0 हो, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है ना। चर पद इसमें जो भी है उसका वह मान जिसके लिए px जो होगा, ये px जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। वो क्या होगा, आपका बहुपद का शून्यक होगा। तो अगर मैं px को शून्य लिखता हूं तो ये 3x² माइनस 3 हो गया। इस 3 को इधर लाता हूं तो ये मिलेगा 3x² इक्वल टू 3। तो x² इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू +-1, ठीक है। तो x क्या होगा, +-1। मतलब इस बहुपद का जो शून्यक होगा x या तो +1 होगा या तो
-1 होगा। दोनों में से कोई अगर एक मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो ये होता है आपके बहुपद का शून्यक। किसी भी बहुपद का अगर शून्यक आपको निकालना हो तो क्या करें, उस px को या उस बहुपद को शून्य के बराबर कर लें और x का मान आसानी से निकाल लें। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी की बात की जाए 9x² -3 = 0, ठीक है। px है, एक बहुपद है, इसका हमें शून्यक निकालना है। इसका हमें शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका शून्यक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, px को 0 रखेंगे। क्यों, क्योंकि शून्यक के लिए px का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 9x² -3 = 0, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3। तो x² = 3/9, तो x² = 1/3, तो x = क्या होगा 1/√3 प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो आपको बहुपद का शून्यक निकालना समझ में आ गया, ठीक। तो हमें रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक ना। तो देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक, तो हेडिंग करते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है। हाँ, रैखिक बहुपद का शून्यक मान लीजिए कोई भी रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद चर x में, रैखिक बहुपद चर x में px = ax + b है, जहाँ a ≠ 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो आपका तो ये टोटल 0 हो गया, तो b मिल जाएगा, तो ये रैखिक कहाँ हो गया, ठीक है। ये तो अचर बहुपद हो गया ना, ठीक। तो यहाँ पे a ≠ 0, ठीक। ये आपको यहाँ पे रैखिक बहुपद दिया हुआ है px ax + b के रूप का। कोई भी रैखिक बहुपद होगा ax + b के रूप का ही होगा, ठीक ना। अब हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है भाई। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले px को 0 करेंगे। शून्यक के लिए लिखेंगे यहाँ पे शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए क्या होगा, आपका px किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो हम टोटल को क्या कर दे रहे हैं, 0 के बराबर कर दे रहे हैं। तो ax + b = 0। तो ax = -b, तो x = कितना होगा, -b/a, ठीक है। तो किसी भी, इससे क्या निष्कर्ष निकला, किसी भी बहुपद, रैखिक बहुपद की बात की जा रही है, किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे b/a। अब ये b क्या है, b देखिए अचर पद है, यहाँ पे अचर पद होता है ना, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, x बराबर माइनस अचर पद बट्टे में a क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है कि नहीं है ना। तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का सबसे आसान और अच्छा तरीका x = माइनस अचर पद बट्टे में x का गुणांक, ये होगा आपका रैखिक बहुपद का शून्यक। बात समझ में आई, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ, तो फाइनली परिभाषा देखते हैं। बोल रहा है कि px बराबर a0 + a1x + a2x² डैश an-1 x⁻n-1 प्लस an(x⁻n) के प्रकार का फलन, जहां a0 a1 a2 a' सभी की सभी वास्तविक संख्या हैं और an बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे जो n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है, शून्य सहित जितनी भी वास्तविक संख्याएं, शून्य सहित जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। तो पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक ही होना चाहिए, ठीक, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे, ठीक है ना। ये ऋणोत्तर पूर्णांक बोले जाते हैं इनको, ठीक। अब देखो यहाँ पे an नॉट इक्वल टू 0 दिया है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बहुपद है px, हम बोल रहे हैं px बराबर मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना, मानक रूप में लिख लेते हैं जैसा हम मानते हैं। यहाँ पे मैं 2x लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक ना। ये एक बहुपद है जिसकी बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अधिकतम जो घात होती है किसी भी बहुपद में, जो सबसे बड़ी घात होती है चर पद की, उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए a0 कितना है, a0 आपका 1 है, a1 कितना है आपका 2 है, a2 कितना है, a2 आपका भी 2 ही है, और an जो है वो कितना है आपका 3 है, ठीक है ना। लास्ट पद जो होता है वो an होता है, इसे a2 कह सकते हैं या फिर इसे an-1 कह सकते हैं, n-1, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ a2 तक ही बात हो रही है, यहाँ पे ये टर्म्स ये गायब हो जाएगी और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे an हो गया, ठीक। तो कोई भी बहुपद होगा उसमें जो लास्ट वाला पद होगा an जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए क्यों, अगर 0 के बराबर हो जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि 3 यहाँ पे नहीं है, ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 के बराबर हो गया, तो 0x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये मिला। अब ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये न लिख करके ये क्या हो गया, ये तो द्विघात बहुपद हो गया, ये त्रिघात बहुपद था, अब ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक ना। अगर यहाँ पे अगर ये 0 हो जाए तो कोई ये नहीं कर सकता है कि मैं तो यहाँ पे एक और 0 लिख दूँ, यहाँ पे एक और 0 लिख के x की पावर 4 कर दूँ, है कि नहीं, तब भी तो मान वही रहा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो लास्ट वाला पद है, यहाँ पे लास्ट वाला, इसको गुणांक बोलते हैं, लास्ट वाला गुणांक है वो क्या 0 के बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। अगर ऐसा होगा तो जो बहुपद की घात होगी वो n-1 की हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ये वाला पूरा का पूरा अगर 0 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक ना, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। क्यों, क्योंकि बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है, ठीक ना। तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अगर 2 हो जाएगी तो बहुपद की घात n-1 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, बहुपद की घात n-1 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना, बात समझ में आई, ठीक। तो इसलिए an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक और बात कि अगर बहुपद की घात 3 है या n है, ठीक है ना, बहुपद की घात n है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, बहुपद की घात मान लीजिए 3 है, तो उसमें पदों की संख्या जो होगी वो अधिकतम कितनी हो सकती है, एक ज़्यादा हो सकती है, पदों की संख्या, ठीक है ना। जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या n+1 हो सकती है। जितनी घात है उससे एक ज़्यादा हो सकती है, 2 ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 ज़्यादा नहीं हो सकती। ये हो सकती है कि कम हो जाए, ठीक है, लेकिन जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, n+1 होगी। देख लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कोई द्विघात बहुपद लिखना हो, और ध्यान दीजिए x चर में, ठीक है ना, चर x में एक ही चर होना चाहिए, ठीक है, सिंगल चर की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे x चर में अगर एक मैं बहुपद लिखना चाहूँ जिसकी घात 2 है, तो px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बहुपद लिख दिया। अब इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 3 पद ही लिख सकता हूँ, 4 पद मैं नहीं लिख सकता। यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, आप 4 पद लिख सकते हैं क्या, अगर आप चाहें तो। देखिए अगर x ऐसे लिखे, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसे लिखूँगा 2x प्लस 2x प्लस 1, या यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख दूँगा 4x माइनस 2x, यहाँ पे 4 पद हो गए। 4 पद कहाँ हैं, ये x वाला एक ही तरह है, ठीक है ना, x की घात दोनों की एक ही है, तो ये एक ही मिलेगा ना, तो ये फिर 2x ही आएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे आप x स्क्वायर की भी पद को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है वही है, ठीक। तो इससे क्या समझ में आया कि जो पदों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, n+1 ही हो सकती है। किसी के माइंड में ये नहीं ना आ रहा है, किसी के दिमाग में ये नहीं चल रहा है सर 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस करनी में 3, लो भाई हो गया, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, इसको इधर होना चाहिए, वो छोड़ो,
तो किसी के माइंड में ये नहीं चल रहा है कि सर मैं ऐसे लिख लूँगा 2x² प्लस 5x लिखते हैं, बार बार 2 लिखा जा रहा है, 5x प्लस 3 प्लस करनी में 2, मैं तो ऐसे लिखूँगा, 1 पद 2 पद 3 पद, ये 3 पद और एक ये 4 पद हो गए, 4 पद हो गए, ठीक ना। और अगर बड़ी घात 2 है तो अधिकतम तो 3 ही होना चाहिए, यहाँ पे 4 कैसे हो गए? ध्यान से देख लीजिए, ये जो दोनों है ये एक ही पद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो संख्या है ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है। बहुपद के केस में ये दोनों के दोनों क्या हैं? एक ही पद है। ये सिर्फ एक संख्या है, 2 धन करनी में 2, ठीक ना। ये दोनों के दोनों क्या हैं? एक है। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं अचर बहुपद, बोल सकते हैं क्या है ही ये अचर बहुपद, ठीक है ना। एक अचर बहुपद हो गया और ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया और ये द्विघात बहुपद हो गया। तीनों को मिलने से क्या बना आपका? ये द्विघात बहुपद है px। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब